2025। जी हां, आज फैसले की घड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज घोषित होने जा रहा है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और INS 24/7 पर लगातार हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। बिहार चुनाव के नतीजे देखने के लिए आप INS 24/7 पर बने रहेगा। हमारे साथ जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी लोग जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। मतदान से लेकर अब गणना तक की बात होगी, क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है। बिहार में पहली बार 67% वोटिंग हुई है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत 9% ज्यादा है। बिहार के सभी 68 जिलों में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। कलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। किसी विशेष स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर समय में परिवर्तन किया जाएगा। काउंटिंग की शुरुआत बैलेट पेपर और ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से होगी। इसके आधे घंटे बाद EVM की गिनती शुरू होगी, फिर दोनों साथ ही चलता रहेगा। लेकिन जब तक बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक EVM की गिनती खत्म नहीं की जाएगी। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, ये बड़ी खबर। पोस्टल मतपत्र की गिनती 8 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि पहले चरण में 65% से ज्यादा मतदान हुआ था। वहीं बात अगर दूसरे फेज की करें तो 20 जिलों की 122 सीटों पर 68.79% वोटिंग हुई थी। तो हमारे साथ शशि रंजन जी मौजूद है। सर, आज हम बात करें तो बिहार चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। काफी समय से लोगों को इंतजार था। 11 तारीख को जैसे ही दूसरे चरण का मतदान हुआ, लोग 14 तारीख का इंतजार कर रहे थे। दिल की धड़कनें आज और तेज होंगी। कल की रात कयामत की रात थी और जिसका इंतजार बेसब्री से सभी लोगों को था, वो घड़ी अब आ गई है। और राजश्री, अपने कंट्रोल रूम को ये कहना चाहिए कि जितने टैलीज हैं उनको ऑन कर देना चाहिए, 0-0 ही सही, ताकि दर्शकों को ये हम बता सकें कि जनता टीवी से आप जुड़े रहिए, INS से जुड़े रहिए और पल पल का जो अपडेट है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। कई मायने में आज जो नज़र है बिहार पे, सिर्फ बिहार के लोगों और बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज को या जो चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ उनको नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। और बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में और खास करके मोदी जी और अमित शाह की रणनीति के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि लगातार जो अश्वमेघ का घोड़ा है उनका वो आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में कह रहे थे बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा, सरकार में आ गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद हरियाणा, यहाँ सब की सब जगह बीजेपी सरकार में आई। आपके छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बारे में कहा जा रहा था कि वो रिपीट होंगे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे और बीजेपी सरकार में आ गई। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी होगा और सरकार नहीं आएगी, रिपीट नहीं होगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तब चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वापस वहां सरकार आई। हरियाणा में तो लगातार 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार थी, ये कहा जा रहा था कि तीसरी बार तो कोई आता नहीं है हरियाणा के इतिहास में। और जो सेकंड टर्म था हरियाणा में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो जननायक जनता पार्टी के साथ कोलाइड कर करके कोलैबोरेशन में यानी गठबंधन के साथ उन्हें सरकार बनानी पड़ी थी, यानी बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन जब तीसरी बार आई तो फुल फ्लेज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हरियाणा में सरकार बना ली। अब बिहार में 2005 अगर आप याद कर ले तो 2005 में 2 चुनाव हुए और पहले चुनाव में जो फरवरी मार्च के आसपास शायद हुए थे, उसमें किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, हंग असेंबली हो गया। और रामविलास पासवान तब होते थे और उनके पास इतने MLAs थे कि चाहे वो नीतीश की सपोर्ट कर देते, का समर्थन करते, या लालू यादव का कर देते, जिनका समर्थन करते उनकी सरकार बनती। लेकिन रामविलास पासवान ने किसी का समर्थन नहीं किया और हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार ओथ लिए, लेकिन 12-13 दिनों के अंदर ही वो सरकार, चूंकि आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको मेजॉरिटी प्रूव करना होता है, वो प्रूव नहीं कर पाए और सरकार गिर गई। और उसके बाद 5-6 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुए अक्टूबर 2005 में, और तब नीतीश कुमार को यानी NDA को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन बिहार के संदर्भ में एक चीज और समझना होगा
कि 2005 में तो सरकार बनी, 2010 में भी एनडीए की सरकार बनी, लेकिन जब 2014 के पहले जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक थी पटना में और नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित होने वाले थे, उनके नाम की चर्चा चल रही थी, राजनाथ सिंह नेशनल प्रेसिडेंट थे। पटना के अखबारों में फ्रंट पेज पर एक तस्वीर छपी जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों हाथ मिला करके किसी पंजाब की एक रैली की वो तस्वीर थी। वो बहुत नागवार गुजरा था नीतीश कुमार को, और उसकी वजह ये थी कि नीतीश कुमार ने एक अपना अलग वोट बैंक तैयार कर लिया था जिसमें मुस्लिमों का यानी अल्पसंख्यकों का भी समर्थन मिलता था। उन्हें ये लगा या उनके समर्थकों को या उनकी पार्टी को ये लगा कि नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने से उनके वोट बैंक पे असर पड़ता। बहुत हाई तौबा मची, प्रोटोकॉल के तहत जो रात में डिनर सीएम हाउस में होना था वो कैंसिल हो गया, मतलब बहुत ड्रामा हुआ। और फिर 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, फिर 2015 में बिहार असेंबली यानी बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें एनडीए से निकल करके नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए और वो गठबंधन बन गया लालू नीतीश और कांग्रेस और जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं। बिल्कुल। नीतीश, एक सिर्फ खत्म करूं मैं कि नीतीश कुमार का ये जलवा था कि 2005 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जो अक्टूबर में रिजल्ट आए 88 यानी 88 सीटों के साथ जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 पार्टी थी। उसके पहले वो समता पार्टी थी, बाद में जॉर्ज फर्नांडिस और ये सब, मतलब समता पार्टी में थे जॉर्ज फर्नांडिस, फाउंडर थे। उसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड हुई। तो जनता दल यूनाइटेड वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 88 सीट, और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी 55 सीट। सुशील कुमार मोदी तब हुआ करते थे। और आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी थी 2005 के अक्टूबर में 54 सीटों के साथ। देखिए ये कैसे बदलता है। 2010 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 115 सीटें जीत करके आई और बीजेपी 91, और वर्स्ट परफॉर्मेंस, अब तब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस था आरजेडी का, और महज 22 सीटें जीत करके आरजेडी आई थी। 2015 में लालू और नीतीश का गठजोड़ हो गया और तब राष्ट्रीय जनता दल 80 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी हो गई और जनता दल यूनाइटेड नंबर 2 हो गई 71 सीटों के साथ, और बीजेपी 53 पे चली गई। लेकिन जब 2020 का चुनाव हुआ तो फिर खेल पलट गया और 75 सीटों के साथ आरजेडी नंबर 1 हो गई, 74 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 2 हो गई, और जनता दल यूनाइटेड को इतना धक्का लगा 43 सीट्स आई। उसकी कहानी अलग है कि कैसे चिराग पासवान अलग लड़े, तमाम। तो ये एक जर्नी है 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार की। अब इस बार ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जितने एग्जिट पोल्स आए उसमें मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती भी है या महागठबंधन की बने, अब तो कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जेडीयू को कितनी सीटें मिल रही हैं? वो नंबर 1 होगी, नंबर 2 होगी, बीजेपी ऊपर होगी, बीजेपी नंबर 3 होगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद आज शाम से मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर करके कहानी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, जलवा बरकरार रहेगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी आज तो। खैर, संतोष राज पांडे जी पटना से जुड़ गए हैं सर हमारे साथ, चाहे तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी, संतोष राज पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि बीजेपी, कहां है आप? बीजेपी दफ्तर में है संभवतः संतोष जी, आवाज आ रही है आपको? जी, बीजेपी दफ्तर से। जी हाँ, क्या स्थिति है? आप बीजेपी में हैं, दफ्तर में इस वक्त खड़े हैं, तो कुल मिलाकर के वहां लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात हुई होगी, क्या चल रहा है बीजेपी के मन में? जी देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए उससे एनडीए में तो उल्लास का माहौल लगातार बना हुआ है। लेकिन अभी सुबह में हम लोग पहुंचे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता यहाँ नहीं पहुंचे हैं,
लेकिन जिस तरीके से दफ्तर को पूरा सजा के रखा गया है और भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, इन लोगों में काफी उल्लास की का वातावरण बना हुआ है। और दूसरी तरफ यूं कहें कि जिस तरीके से 8 बजे से मतगणना शुरू होगा और रुझान जब आने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे यहाँ चहलकदमी भी बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता या कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं। मीडिया कर्मियों की मौजूदगी जरूर है और जिस तरीके से एनडीए लगातार अस्वस्थ है अपनी जीत को लेके, अपनी तैयारी जो सत्ता है उसको पाने के लिए जिस तरीके से अस्वस्थ है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि दोपहर के बाद जो उल्लास का जो वातावरण देखने को मिलेगा, जो कार्यकर्ताओं में खुशी होती है, जो नाचते वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। मुझे तो ये बताइए कि 2015 में 8 साढ़े 8 बजे से बीजेपी दफ्तर में मुझे याद है कि मिठाई बंटनी शुरू हो गई थी, आतिशबाजी शुरू हो गई, पटाखे बजने शुरू हो गए थे। तो इस बार कुछ एहतियात है कि मिठाई विठाई का स्टॉक नजर आया है बीजेपी दफ्तर में, या कहीं अंदर छुपा के रखा हुआ है कि जब वक्त आएगा तभी बाहर निकालेंगे? क्योंकि 2015 में बीजेपी की बहुत किरकिरी हो गई थी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो 8 बजे काउंटिंग शुरू होगा उसके बाद से रुझान आएंगे तो हो सकता है कि नजारा बदल जाए या नजारा यूं ही बनी रहे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो मिठाई की बातें की, अभी तक तो मिठाई यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि जब बढ़त हो तो मिठाई भी दिखने लगे, रंग गुलाल भी दिखने लगे। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू होने जा रहा है, तो उसके जो परिणाम आने शुरू होंगे उसके अनुसार जो है भाजपा कार्यकर्ता निकलेंगे और हमें लगता है कि जो बात आप बोल रहे हैं हो सकता है सच भी साबित हो जाए। जी, बीजेपी अगर हम थोड़ा सा उसके उलट अगर देखें तो एनडीए के अंदर एक कंपटीशन है बीजेपी और जेडीयू में, क्योंकि जेडीयू जिस तरीके से 2020 में 43 पे चली गई और 3 नंबर की पार्टी हो गई थी, अब एनडीए में और कई बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते रहे कि हमारी जेडीयू की सीटें कम थीं, फिर भी हमने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो इस बार एक दिलचस्पी का विषय ये भी है कि चाहे सरकार एनडीए की बने या महागठबंधन की, जिसकी भी अब तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जेडीयू को कितनी सीटें आती हैं, बीजेपी को कितनी सीटें आती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज शाम के बाद इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी। बीजेपी की एक इच्छा है और बीजेपी के नेताओं में एक सेक्शन ऐसा है जिसकी ये बहुत इच्छा है कि बिहार में कब तक हम दूसरों को सपोर्ट करके उनके मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। अब वक्त आ गया है या ऐसा होना चाहिए कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हो। अब ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी किसको कितनी सीटें आती हैं। अगर 2, 4, 5, 10 का फासला होगा तो बहुत मुश्किल होगा। और आपको ये भी याद होगा कि जब अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, ललन सिंह ने कहा, अमित शाह ने कहा कि भाई हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले, विधायक जीत करके आएंगे, वो तय करेंगे, सबके दल का अपना नेता होगा, हम 5 लोग हैं इस गठबंधन में, 5 की सहमति होगी और तब चीफ मिनिस्टर बनेगा। दूसरी तरफ जेडीयू के पोस्टर्स लगातार आ रहे हैं कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, और कल तो लग गया कि टाइगर अभी जिंदा है। और नीतीश कुमार ने सिर्फ हनुमान मंदिर नहीं, जाके मस्जिद और गुरुद्वारे में भी मत्था टेका, जाकर के मस्जिद में भी सर झुकाया और मंदिर में भी पूजा की। यानी कि नीतीश कुमार ने एक इंडिकेशन तो दे दिया है कि नीतीश सबके हैं और टाइगर अभी जिंदा है। जी देखिए शशि जी, जिस तरीके से गवर्नमेंट एनडीए की बने या ना बने तो आज स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आपने जो चर्चा की जदयू और बीजेपी दोनों की, तो हम बताते हैं कि ये जो वोटिंग का प्रतिशत जो भी आ रहा है इसकी सरताज जो है अभी भी नीतीश कुमार बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बीच ये भी बातें सामने आई कि जो आधी आबादी है, जो महिलाओं की संख्या है, उन्होंने बढ़-चढ़ कर काफी वोट लिया है। नीतीश सरकार ने बिहार में बेटियों को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया था, आपको याद होगा। करीब 135 करोड़ जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाया।
महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजवाई। यही नहीं, आशा कार्यकर्ता का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया और 1,40,00,000 जीविका कर्मियों का मानदेय जो है उसको दोगुना कर दिया। तो एक वोट बैंक पहले से वो अपना बना कर रखे हुए थे और इस बात को भाजपा भी समझती है। यही कारण था कि इस चुनाव में अमित शाह तो शुरू में बचते रहे नीतीश कुमार का नाम लेने से कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने चुप्पी साध दी। क्योंकि पूरा चुनाव नीतीश के फेस पे ही लड़ा गया, तो ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि अगर परिणाम आते हैं तो नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा सकता है या नीतीश कुमार के चेहरे को हटाया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का पालन करना भाजपा और जदयू दोनों के लिए मजबूरी होगा। वो ठीक है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार से कोई पंगा ले पाने की स्थिति में अभी है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे फिलहाल, 6 महीने रहे 1 साल। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार खुद ही कह दें कि भाई अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, तभी वो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, वरना अभी दोनों खेमे की मतलब ना बीजेपी और ना ही मतलब कोई दूसरा ये जोखिम नहीं उठा सकता है। अब एक बात राष्ट्री ये चल रही है कि वोट प्रतिशत जो है, और कंट्रोल रूम से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे जब कोई गेस्ट जुड़ते हैं, जैसे संतोष राज पांडे हैं, तो इनके नीचे जरूर लिखिए कि पटना बीजेपी ऑफिस से लाइव, है ना। कोई और हमारे साथी जुड़ते हैं तो लालू यादव के घर से या जेडीयू दफ्तर से, उनको भी एक के बाद एक कनेक्ट कीजिए तुरंत, जितना जल्दी कर सकते हैं, ताकि सभी जगह की तस्वीरें और वहां क्या माहौल है हम दर्शकों तक पहुंचा सकें। राष्ट्रीय एक बात जो हो रही है लगातार कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तकरीबन 9, 9.25, 9.5 के आसपास वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। मैं आंकड़ों को देख रहा था और स्टडी कर रहा था कि कुल मिलाकर की स्थिति क्या है। कई बार ये कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में अगर बढ़ गया हो तो इसे एंटी इनकम्बेंसी यानी बदलाव के लिए माना जाता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2020 की तुलना में इस बार बिहार में तकरीबन 9.5 के आसपास वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। सभी दल ये दावा कर रहे हैं, उधर महागठबंधन तेजस्वी कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के विरोध वोट है, और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमसे लोग आनंदित होकर के हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं ये आंकड़ा देख रहा था 2020 तक, गौर कीजिएगा, 2020 तक विभिन्न राज्यों में लगभग 332 विधानसभा चुनाव हुए। जब से चुनाव हो रहे हैं तब से लेकर के 2020 तक। अब ये कह रहे हैं कि बढ़ जाता है तो सरकार बदल जाती है, घट जाता है तो सरकार रह जाती है। मैं उस आंकड़े उस पर जरा मैं गौर कर रहा था। 2020 तक अलग अलग राज्यों में 332 विधानसभा चुनाव हुए, उनमें 188 चुनावों में वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में उन राज्यों में बढ़ा। अब ये 188 में अगर बढ़ा तो 188 में सरकार बदल जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें 188 में महज 188 में 89 सरकारें रिपीट हुई उन राज्यों में। यानी कि 332 कुल चुनाव हुए, उनमें 188 चुनावों में वोट परसेंटेज बढ़ा, बावजूद उसके 89 यानी कि लगभग हाफ है, आधी बार सरकारें दोबारा चुनी गई। अब लोग कहते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज उतना ही है पिछले चुनाव के जितने हुए थे या उससे कम है तो वो जो रूलिंग पार्टी सरकार है उसके फेवर में है। अब ये समझिए 144 बार मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में उन राज्यों में घटा और 56 बार सरकारें दोबारा चुनी गई, यानी कि तो रेशियो है वो कम है। हाँ, तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया या घट गया तो सरकार बदल गई, है ना। सर, इस बार मुद्दे भी काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे 2020 का चुनाव रोजगार और अर्थव्यवस्था पर लड़ा गया था, इस बार आपको क्या नजर आया? देखिए, दोनों तरफ से अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स को थोड़ा गहराई से समझे, और बिहार यूपी तो ऐसे राज्य हैं जिसके पॉलिटिक्स में सबों को रुचि होती है और दिलचस्पी अभी और बढ़ती जा रही है। जब आपने वो स्टोरी बताई 2005 से अब 20 तक का, तो जब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी जब
लीड ले रहे थे तो तेजस्वी दवाई, पढ़ाई, कमाई की बात कर रहे थे और वो मसले थे जो लोगों को सीधा टच करते हैं, उनके दिल को छूते हैं या उनकी बुनियादी दिक्कतें हैं, वो समस्याएं। बिल्कुल। लेकिन ये बीच में एसआईआर का मसला आ गया और राहुल गांधी वहां पहुंच गए और एसआईआर को एक बड़े आंदोलन के तौर पे बनाने की कोशिश की। लेकिन एसआईआर राहुल गांधी के लिए या इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा मसला तो था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि वो लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, ये संतोष राज पांडे इस वक्त पटना में बीजेपी ऑफिस से मौजूद हैं और मणिभूषण मैं देख पा रहा हूं ये लालू यादव के घर से। मणिभूषण, इस वक्त आप कहाँ हैं? आपके पीछे तो मुझे तेजस्वी दिख रहे हैं, कहाँ आप? आरजेडी प्रदेश कार्यालय पर। अच्छा, आरजेडी ऑफिस में है। अब ये पटना में जो लोग वाकिफ हैं, आरजेडी ऑफिस और बीजेपी ऑफिस बहुत 500-600 मीटर का ही फासला है। तो पहले अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से चौराहे से जाते हैं तो पहले बीजेपी ऑफिस लेफ्ट में पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो आरजेडी ऑफिस पड़ेगा, यानी कि इन दोनों में फासला बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और उसके ठीक सामने उधर फिर जेडीयू दफ्तर भी हो जाता है। तो हाँ, मतलब नीतीश जी के लिए बहुत आसान रहता है कि जब मन हो तो गेट से निकले, उधर चले गए आरजेडी ऑफिस में, या निकले तो इधर बीजेपी आ गए। मतलब इसको उस दृष्टिकोण से देखिए। क्या माहौल है मणिभूषण, इस वक्त आरजेडी दफ्तर में आप, क्या मतलब ऑफिस में क्या माहौल है वहाँ? देखिए सर, अब यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनका आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले जो है कल जिस तरह से बयान दिया गया था आरजेडी को, उसके बाद से प्रशासन की व्यवस्था जो है सभी पार्टियों के कार्यालय के बाहर जो है वो कर दी गई है। धीरे धीरे और प्रशासन के लोग जो है यहाँ पे पहुंचेंगे, अंदर की तस्वीर वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ धीरे धीरे जो है वो चहल पहल जो है वो अब बढ़ने लगी है और कई संख्या में जो है वो लोग हैं और जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं और बड़ी सी एलईडी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है उनके कार्यकर्ताओं को देखने के लिए और सारी इंतजाम जो है यहाँ पे खुले और लगा दी गई है और कुछ इंतजार करता है। आप इनकी लाने की कोशिश करेंगे, तैयारी है। बस आज का सूरत वैसे का नाम होगा और लाठी बंदी आपत्ता में प्रचार विदाय होने वाली है। अच्छा मणिभूषण, जरा ये बताइए कि आरजेडी ऑफिस में बीजेपी में मिठाई का इंतजाम तो होगा, लेकिन उसको अभी जरा अंदर रखा गया, उसके विजुअल्स नहीं है। तो ये आरजेडी ऑफिस में मिठाई आपको दिख रही है या ये भी कहीं ताला लगाकर पीछे कहीं कमरे में छुपा कर रखे हैं कि 10-11 बजे के बाद ही मिठाई निकाला जाएगा? क्योंकि 2015 का पड़ोस में अनुभव है बीजेपी ऑफिस का। लेकिन आरजेडी में अभी वो खबर नहीं है, लेकिन ये लोग तैयार हैं। जैसे जैसे हमारे पक्ष में अगर रुझान आते हैं, देश आते हैं तो मिठाई और पटाखों तुरंत इंतजाम और दिए जाएंगे। और अभी जो है यहाँ भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और तैयारी है, इसे भी जान लेते हैं। तो क्या आप लोगों में मिठाई और पटाखे की तैयारी नहीं है? जरूरी तैयारी है और देख रहे हैं हम लोग को तैयारी देख रहे हैं और भाजपा का मिठाई ऐसी खिला रह जाएगा और उन लोग को हम लोग खिलाएंगे। तैयार कीजिए, 2 घंटा में सारा रुझान सामने आ जाएगा। इस बार बिहार की गाँवों में महिलाओं ने नौकरी रोजगार को वोट किया, ठीक है, कट्टा और दिवाली को वोट किया। इस बार परिवर्तन होगा। अब बिहार का मुख्यमंत्री केसीपी होंगे, अब पूर्ण मोदी बने जा रहे हैं। भाजपा 25 सीट से 26 सीट हो जाएगा ना, तो रणनीति से संन्यास हो जाएगा। तो मिठाइयों को आप एक उनका आप बंद मेरा संगीत शांति जो है ना सर, वो मिठाइयाँ बहुत बन रही है अभी। आप जैसे यहाँ पे रुझान आती है। दोनों से एक सवाल करना चाहते हैं। कल आनन फानन में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के जितने साथी हैं उनकी एक बैठक बुला ली और बहुत जोर शोर से
महागठबंधन की तरफ से ये एक एग्रेसिव मोड में ये कह लीजिए कैंपेन ही है जो अपने समर्थकों तक पहुंचा रहे हैं। मतदान यानी कि पोलिंग के बाद से ही कि स्ट्रांग रूम पे पहरेदारी करो। सासाराम वाली घटना या रोहतास वाली घटना वो सामने आ ही गई है जिसमें बड़ा हंगामा हुआ। तो क्या जो कल तेजस्वी ने सभी घटक दल के लोगों को, अपने जो सहयोगी दल है उनके सारे बड़े नेताओं को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मीटिंग चली, तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव और बार बार ये कहना कि किसी ने धांधली का ध भी करने की कोशिश की तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा, ये एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है पूरे तंत्र पे कि भाई किसी तरह की कोई गड़बड़ी मत करना, हम इस बार तैयार हैं। क्योंकि महागठबंधन चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये लोग उनसे पूछिएगा तो कहेंगे कि पिछले बार कई सीटों पे नतीजों में गड़बड़ी कर दी गई, फलाना ढिमकाना, जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। तो क्या ये एक रणनीति के तहत अपने समर्थकों को एकजुट रखना, स्ट्रांग रूम की निगरानी करना और उसके बाद अधिकारियों पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव करना कि भाई कोई गड़बड़ मत करना, मतलब हम सब अलर्ट मोड पे हैं? संतोष राज पांडे और उसके बाद फिर मणिभूषण जी। देखिए शशि जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव कल देर शाम अपने जो महागठबंधन के सहयोगी हैं उनकी बैठक बुलाई और उसके तुरंत बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से तेजस्वी काफी कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और लगातार 18 नवंबर को शपथ लेने की बात भी कर रहे हैं। वही नहीं, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो मुकेश सहनी की बढ़ गई है। मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर कहा कि वो डिप्टी सीएम के कैंडिडेट है और डिप्टी सीएम का वो शपथ भी लेंगे और इसके साथ ही मीडिया को धमकी भी उन्होंने दी कि अगर गलत किसी ने दिखाया तो मीडिया का हाउस भी वो जला देंगे, फुकवा देंगे कार्यकर्ताओं से। तो शुरू से ही थ्रेटनिंग की जो बात है इन नेताओं के जुबान पे आने लगी है। कल सुनील सिंह ने जिस तरीके से कहा कि जो नेपाल का दृश्य होगा वो बिहार में भी हो सकता है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट और अधिकारियों पर ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके की मतदान केंद्रों पर अगर गड़बड़ी हुई तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछली बार इन लोगों से गलतियां हुई है और वो गलती नहीं होगी। सुबह में सारिका पासवान जो राजद प्रवक्ता है लाठी के साथ बैठ के जो है फेसबुक पर अपनी तस्वीर जो है शेयर की है। तो कुल मिला के ये लोग लगातार थ्रेटनिंग दे रहे हैं और इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि अगर इनके साथ गड़बड़ी होती है, इनकी पार्टी के साथ गड़बड़ी होती है, इनके कैंडिडेट के साथ गड़बड़ी होती है तो ये लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो ठीक है, जरा ये बताइए कि मुकेश सहनी के यहाँ भोज है आज माछ भात का, तो अब न्योता मिल गया है, मतलब कहते हैं ना कि न्योता, बिहार में न्योता और न्योता जैसे न्योता दे दिया जाता है कि भाई फलाने दिन भोज है, उसके बाद बीजे होता है, तो बीजे हो गया है या 10, 11, 12 बजे का इंतजार करेंगे मुकेश सहनी? कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा कि नहीं चढ़ा? मछली वछली फ्राई हुआ या नहीं हुआ अब तक? शशि जी न्योता तो पिठा दिए हैं जो हम लोग के भाषा में बोला जाता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मच्छी भात जो है वीआईपी प्लेट में इस बार मिलेगा। ये अलग बात है कि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल रही है कि मछली भात बन कहाँ रहा है और उसकी तैयारी कहाँ है, लेकिन कल भी उन्होंने कहा कि मच्छी भात जम के खिलाएंगे लोगों को और प्लेट जो होगी वो वीआईपी की प्लेट होगी। तब देखना दिलचस्प होगा कि जो नतीजे आते हैं उसके बाद वो व्यवस्था कहाँ करवाते हैं। मणिभूषण, ये क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत है कि इतना प्रेशर माउंट कर दो? दो चीजें हैं, इतना प्रेशर माउंट कर दो अधिकारियों पे कि कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत ना करे। देखिए भाषा क्या है कि धांधली का ध भी हुआ तो समझ जाइए कि बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे अधिकारी। और पॉइंट नंबर 2, उससे ज्यादा अपने समर्थकों को अलर्ट मोड पे रखना कि भाई आप तैनात रहो, है ना। सारिका पासवान का लाठी वाली तस्वीर, या मुकेश सहनी का कहना, या तेजस्वी का बार बार ये कहना, या उन लोगों के ऑफिशियल हैंडल से ये आना कि धांधली का ध भी हुआ तो इस बार, तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर क्रिएट करना है अधिकारियों पे और अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड पे रखना, ये उसके पीछे एक रणनीति है। तौर पे ये एक रणनीति है और उसी के तहत आरजेडी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। कल जिस तरह से
महागठबंधन के नेताओं के साथ जिस तरह से उन लोगों ने बैठक की और बैठक करके जो है अपने सभी गठबंधन में जितने कार्यकर्ता हैं उनका हौसला अफजाई करते हुए ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है बार बार वही बातें की जा रही है कि हम लोगों 2020 में चुक गए थे, हमारे साथ धांधली हुई थी और कुछ अधिकारियों के दबाव में जो है सीटों की हेरा फेरी और दबाव में जो है काउंटिंग देर से शुरू की गई थी और कुछ का काउंटिंग शुरू होने के बाद जो है कई प्रत्याशियों को बुलाकर उनसे जो है उनका सर्टिफिकेट भी वापस लिया गया था। उसके सबसे बड़े उदाहरण शक्ति सिंह यादव जो अभी आरजेडी में मुख्य प्रवक्ता है और हिलसा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सभी गतिविधियां जो पहले 2020 विधानसभा चुनाव में हुई थी उसको अब कैसे हमको पार पाना है, क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता है वो 20 वर्षों से एक ही दल का और एक ही गठबंधन की सरकार है। तो उसको कैसे पार पाना है और अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट अगर थोड़ी देर के लिए समझा जाए कि अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह जो बना रहे वो कहीं से डाउन ना हो। और निश्चित तौर पे जिस तरह से ध की बात की जा रही है तो ध की बात जो है कई मायने में किए जा सकते हैं। ये धैर्य जो है धैर्य की भी अगर ये लोग पॉलिटिक्स में अगर बात की जाएगी और समझी जाएगी तो वो सभी के लिए अच्छा होगा। और ध का जो ये लोग अन्य शब्दों में जो व्याख्या कर रहे हैं वो कहीं से पॉलिटिक्स में और आज की राजनीति में वो कहीं नहीं फिट बैठती है। और जहां तक और तेजस्वी यादव की बात जो है तो तेजस्वी यादव शुरू से जो वो कॉन्फिडेंस है जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और बराबर नौकरी की बात की उससे अपना जो गठबंधन है और जो युवाओं में जिस तरह से जो क्रेज दिखा है उनको लेकर तो उनकी विश्वास को अभी बनाए रखना चाहते हैं ताकि कोई जिस तरह से हम बात करते हैं और जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा हमारी तरफ से चुनाव लड़ा गया है उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है और उसी को बनाए हुए ये प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पे मैं राजश्री में देख पा रहा हूँ कि ज्ञानेंद्र वर्मा है वो जुड़ गए। ज्ञानेंद्र आप कहाँ हैं इस वक्त? बिल्कुल ज्ञानेंद्र आप तक आवाज आ रही है? मुझे लग रहा फ्रेम स्टिल है। शशि जी शायद ये जेडीयू कार्यालय पर मौजूद है इस वक्त, उनकी आवाज एक बार फिर से सुनने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही? हाँ बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जेडीयू पे सभी लोगों की नजर है इस वक्त। आप जेडीयू ऑफिस में अगर मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं तो जेडीयू ऑफिस में आप मौजूद हैं। सबकी निगाहें जेडीयू पर और नीतीश कुमार पर है। अब तक ये चल रहा था कि 20 से 25 एक बार फिर नीतीश, बीजेपी कहती है अब की बार एनडीए सरकार, और कल पोस्टर आ गया कि टाइगर अभी जिंदा है। क्या माहौल है? ऑडियो की समस्या है कंट्रोल रूम पीसीआर। शायद आवाज थोड़ी डिले हो रही है जी। ज्ञानेंद्र आप तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, सिग्नल थोड़ा वीक लग रहा है, तो एक बार कंट्रोल रूम पीसीआर आपको रिकनेक्ट करेगा, एक बार रिकनेक्ट करेगा। संतोष राज पांडे, इसका क्या मतलब है टाइगर अभी जिंदा है? जी देखिए, हालांकि ये पोस्टर जदयू के तरफ से तो आधिकारिक तौर पे नहीं जारी हुआ, लेकिन पोस्टर लगा कि टाइगर अभी जिंदा है। इसका मतलब ये सीधा सा है कि ये राजद के तरफ से खासकर तेजस्वी यादव इस बात का बार बार ऐलान कर रहे थे कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, नीतीश कुमार असहज हो गए हैं, नीतीश कुमार ये जेडीयू वाले तेजस्वी को बताना चाहते हैं या बीजेपी को परोक्ष रूप से समझाना चाहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है? 20 से 25 एक बार फिर नीतीश, है ना। बीजेपी के पोस्टर्स में होता है एनडीए सरकार, उधर होता है 20 से 25 नीतीश कुमार। कल पोस्टर लगा टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर कोई भी लगाए, बिना बड़े नेताओं की सहमति से ये सब कुछ भी नहीं होता, ये एक आम आदमी भी समझता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी पोस्टर है बड़े नेताओं के सहमति से ही लगती है और इसका साफ संकेत है कि एनडीए में नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। जो आज एनडीए की बढ़त एग्जिट पोल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसके सबसे जो बेहतर सूत्र है वो नीतीश कुमार ही है। उन्हीं के जो रणनीति है उसी रणनीति के तहत भाजपा को भी फायदा हुआ है और जदयू को भी फायदा हुआ है।
तो ये साफ तौर पे संकेत है कि रिजल्ट अगर आते हैं तो नीतीश कुमार के अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। और बिल्कुल आप शशि जी, देख शायद रहे हो- संजय जी भी नजर आ रहे हैं, अच्छा राबड़ी ठीक देवी है, आवास के पास मौजूद हाँ है। संतोष जी आपको एक सेकंड के लिए रोक रहे हैं। हमारे दूसरे साथी हैं संजय, वो इस वक्त, संजय जी आप कहाँ पर मौजूद हैं? सर अभी राबड़ी आवास से बाहर हूँ। यहाँ पे तस्वीर में दिखा दूँ किस तरीके से राबड़ी आवास से बाहर जो है फुल यहाँ फ्रेम पे में देखिए। दिखाइए एक बार जरा। ये आप लालू जी के घर के सामने है, वहाँ क्या माहौल है इस वक्त अभी? बिल्कुल, देखिए माहौल की बात करें तो यहाँ बैरिकेड कर दिए गए हैं, सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी कुछ लोग जो है अंदर से वो नहीं कोई बाहर आए हैं, लेकिन दरवाजा जो है अभी भी बंद है और तमाम मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्योंकि राजद का जो एक जो कार्यालय हो या फिर इनके आवास हो, यहाँ पे काफी पूर्व में देखने को हंगामा इस टाइप से मिलता रहा है। उसको लेकर के जो है सभी लोगों की नजरें जो है यहाँ टिकी रहती हैं और जो अभी हालात हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सभी की नजरें यहाँ टिकी हैं और इसी वजह से जो है सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी किसी तरह की कोई हलचल जो है वो नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बैरिकेड जो है वो कराए गए हैं और सुरक्षा जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसे राजश्री, ये संतोष राज पांडे ये बीजेपी ऑफिस में अभी वहां पे मौजूद है ना? संजय लालू जी के घर के पास सामने मौजूद है और मणिभूषण आरजेडी दफ्तर में और ज्ञानेंद्र जो है वो जेडीयू ऑफिस के सामने खड़े हैं। यानी कि अभी कहीं भी कार्यकर्ता या जो समर्थक हैं वो अभी पहुंचे नहीं है। सब एक बार टीवी सब अपने अपने घर में खोल करके बैठे होंगे कि एक बार, ये मुझे लगता है कि 8 बजे 8:30 9 बजे के बाद वहाँ चहलकदमी शुरू हो जाएगी और तब तक सबकी धड़कनें जो है वो बढ़ी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि किसी भी दफ्तर में किसी ने अभी तक मिठाई नहीं देखी। मिठाई तो जरूर हो गया होगा, दफ्तर के बाहर कहीं स्टॉक किया होगा किसी वेयर हाउस में, लेकिन मोकामा एक कंस्टिट्यूएंसी है। देखिए लिट्टी चोखा जो बिहार का वो फेमस जो डिश है, लेकिन मोकामा राष्ट्रीय एक कंस्टिट्यूएंसी है जहां से अनंत सिंह जेल चले गए हैं एक मर्डर केस में जो चुनाव के दरमियान हुआ, और दूसरी तरफ से दूसरे बाहुबली हैं सूरजभान जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है आरजेडी की तरफ से और अनंत सिंह जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट और सर मोकामा ही शायद ऐसी सीट है जिसका रिजल्ट हमें पहले देखने को मिल जाएगा। पटना से अगर पटना के अंदर है, मतलब रिजल्ट काउंटिंग तो सबके साथ होगी। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों जगह पर पिछले 2-3 दिनों से मिठाइयां बन रही हैं। मतलब अनंत सिंह के घर पे तो व्यापक तैयारी है। उनके समर्थक कह रहे हैं जी 1 लाख लोग आएंगे, तरह तरह की मिठाई, चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़, रायता, सब पूरा तंबू बम्बू भी जबरदस्त लगा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जो उनके ओपोनेंट है सूरजभान, उनकी पत्नी लड़ रही है चुनाव, क्योंकि सूरजभान कन्विक्टेड है तो लड़ नहीं सकते हैं। उनकी पत्नी आरजेडी से, उनके घर पे भी पूरी मिठाई की तैयारियां हैं और जितने रिपोर्टर्स जा रहे हैं वो विजुअल्स बना रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं मिठाई बनवा रहे होंगे, लेकिन कहीं अलग अलग जगह जहाँ के मतलब वो जो है उसका उद्घाटन या फिर लोकार्पण जो है वो 10-11 बजे के बाद ही होगा। एहतियात सब बरतेंगे। बिल्कुल 243 सीटों पर काउंटिंग आज होनी है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। लगातार हमारे जो संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद है, शशि रंजन जी हर चुनाव पर बातचीत कर रहे हैं। शशि जी हमारे साथ इस वक्त संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय जी के पास हम चलते हैं राजश्री, लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहेंगे। सट्टा बाजार के आंकड़ों पे सभी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है। सट्टा बाजार का जो कल का जो आकलन था है ना, या परसों का मैं पहले बताता हूं, परसों का जो आकलन था वो एनडीए को 142 to 145 ये कह रहा था सट्टा बाजार, और महागठबंधन को 93 to 96 ये रेंज दे रहा था परसों। कल जो सट्टा बाजार का रेट आया, फिर एनडीए 141 to 143 और महागठबंधन 92 to 94 है ना। मतलब देखिए 1-2 ही सही घट रहा है और बढ़ रहा है टाइप से। उसके बाद अभी अभी मेरे पास आया है अच्छा कल का 141 to 143, 92 to 94 महागठबंधन है ना। अभी जो मेरे पास आया है एनडीए 135 to 138 और महागठबंधन 97 to 100। अब ये देखिए मतलब सट्टा बाजार में
एनडीए को लीड है, ये दिखा रहा है कि उसकी सरकार सट्टा बाजार के मुताबिक ही बन रही है। लेकिन पिछले 3 दिनों में हर दिन 1, 2, 3 सीटें घट रही हैं। आज का जो सट्टा बाजार का सुबह सुबह का आकलन है ना, उस पे पूरा बोली लगती है, तो एनडीए 135 से 138, और यही सट्टा बाजार है जो एनडीए को लगभग 147, 48, 50 पे दिखा रहा था कुछ दिन पहले। हाँ। और महागठबंधन को 75, 80, 85 के आसपास लेके चल रहा था, वो अब कह रहा है कि 100 का फिगर टच करेगा। तो ये सट्टा बाजार की जानकारी मैं भी आज एक सुबह में पढ़ रही थी कि जो शेयर बाजार होते हैं, हाँ। उसका भी काफी इस पर असर पड़ता है। जो राजनीतिक स्टेबिलिटी होती है सर, हाँ। उससे भी शेयर बाजार पर काफी इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। यानी बहुत कि उसमें जोश आ चुका है शेयर बाजार में, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता एग्जिट पोल के हिसाब से दिख रही है। जी ठीक है। तो ये एक बार संजय जुड़े हुए हैं ना आरजेडी सॉरी लालू यादव के घर से, जरा कंट्रोल रूम संजय जी को फ्रेम में ले आइए। संजय हमारे साथी हैं और इस वक्त लालू यादव के घर के सामने, तेजस्वी रहते भी वहीं पर है, वो राबड़ी जी और इन लोगों के नाम पे अलॉटेड है। ला रहे हैं क्या संजय को? ला रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ये आ गए संजय आ गए, है ना। तो संजय इस वक्त लालू यादव के घर पे हैं और तेजस्वी भी वहीं रहते हैं। हालांकि उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो 1 पोलो रोड है, थोड़ी सी दूरी पर है वहां से। संजय जरा एक बार बताइए कि कुल मिलाकर करके क्या स्थिति है वहां और क्या नजारा देख रहे हैं? सबकी निगाहें टिकी है तेजस्वी यादव जहां रह रहे हैं, वहीं रहते हैं तेजस्वी यादव। हालांकि ये लालू जी और राबड़ी जी का आवास है, लेकिन क्या माहौल है वहां, जरा एक बार दिखाइए। और क्या लोग आ रहे हैं? कुल मिला के स्थिति क्या है वहां, नजारा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए लालू आवास के बाहर का जो तस्वीर है, ये तस्वीर अभी दरवाजे बंद है, लेकिन जो अभी हलचल है वो कुछ थोड़ी हलचल भी हुई थी और उसको लेकर जो है यहाँ पे काफी एक्टिव हो गए हैं। और तस्वीर जिस तरीके से दिख रही है, इसका मतलब कि अंदर जो है अब तेजस्वी यादव शायद अंदर ही हैं, तो अब यहाँ से निकलेंगे या फिर क्या निकलने के बाद ये पता चल पाएगा। लेकिन जो भी तस्वीर है ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि अभी दरवाजा एक बार फुल फ्रेम दिखाइए पीसीआर, क्योंकि सबका इंटरेस्ट है कि लालू यादव के घर के सामने माहौल क्या है। जी बताइए, दिखाइए, फ्रेम ठीक कर लीजिए संजय जी, कंटिन्यू कीजिए संजय। ये जो तस्वीर है ये लालू यादव के आवास के बाहर की तस्वीर है, ये देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर यहाँ पूरे जो है मीडिया कर्मी का जो है यहाँ जमावड़ा जो है ये लगा हुआ है, क्योंकि सबको इंतजार है कि ये यहाँ तेजस्वी यादव अगर हैं यहाँ तो वो निकलेंगे और क्या कुछ मीडिया कर्मी से बात करते हैं। तो ये तस्वीर जो है राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर, तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो सभी एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि जो हलचल कुछ देर पहले जो दिखती थी उससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लोग जो है वो अंदर से अब बाहर निकलेंगे। तो ये तस्वीर जो है फिलहाल यही तस्वीर है, लेकिन कहीं न कहीं हलचल जो है वो तेज है। और इसी तरीके से हलचल की जहाँ पे मतगणना होनी है वहाँ पे भी काफी जो है संख्या में सुरक्षा बल जो है वो तैनात जो है किए गए थे, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से सीधे तौर पर यह कहा गया था कि 3 लेयर जो है वो सिक्योरिटी जो है वहाँ पे लगाई गई है। और इसी तरीके से जो पटना पुलिस है वो सभी जगह पे पार्टी ऑफिस के सभी पार्टी ऑफिस के बाहर जो है पुलिस बल की तैनाती जो है वो किए हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम चौक चौराहे पे जो है वहाँ भी इसी तरीके से ठीक है, जो है आप नजर बनाए रखिए। और राजश्री, मुझे लगता नहीं है कि अभी तेजस्वी आएंगे फ्रेम में, वो इंतजार करेंगे कम से कम 11 बजे का, उसके बाद ही वो मीडिया से मुखातिब होंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में होता क्या है कि पहले बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होती है, और बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हो जाने के बाद जितने वहां पे प्रतिनिधि होते हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कैंडिडेट्स के, उनसे हस्ताक्षर करवा करके फिर उस नतीजे को रिटर्निंग ऑफिसर के वहां पे भेज दिया जाता, मतलब रख दिया जाता है। फिर वो चुनाव आयोग उसको अपडेट करता है। उसके बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाती है। 14 टेबल्स लगते हैं, यानी कि
बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 14 के ईवीएम पहले आएंगे और 14 टेबल पे फिर वो काउंटिंग होगी, फिर 15 से 28 आएंगे। इसी क्रम में चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि चूंकि उसमें से ईवीएम से स्लिप निकलने हैं, फिर उसको देखना है, तो एक मोटा मोटी ये समझिए कि 9:30 बजे से तब तक 9:30 बजे तक एक तो बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हो जाएगी पहली, और उसके बाद 9:30 बजे तक मुझे लगता है 2-3 राउंड की काउंटिंग हो जाएगी। तो एक शुरुआती रुझान आपको एक थोड़ा बहुत देखने को समझने को मिलेगा। लेकिन जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कॉन्टेस्ट बहुत टफ है। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें से अधिकांश एग्जिट पोल भारी बहुमत से एनडीए को जिताता हुआ दिखा रहा है। 2-3 एग्जिट पोल आए थे जो ये कह रहे हैं कि हालांकि उसमें भी ये दिखाया कि एनडीए को बढ़त है, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट है बिटवीन महागठबंधन एंड एनडीए। सट्टा बाजार का मैंने आपको बताया कि 147-50 से शुरू होकर करके अभी 137-38 पर आ गई है, और 75-80 पर 82 पर जो महागठबंधन को रख रहे थे वो बढ़ते बढ़ते अब 100 पर आ गए हैं, है ना। सट्टा बाजार का भी अपना एक इकोनॉमिक्स है, उसका अपना एक खेल है। तो मामला बहुत रोचक हो गया है। और राजनीतिक तौर पे बिहार में रिजल्ट क्या आता है, नतीजे क्या आते हैं, इसका राष्ट्रीय स्तर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि 2024 के चुनाव में जो एक टारगेट सेट किया था बीजेपी ने नेशनल लेवल पे, वो उसमें थोड़ी सी उनको धक्का लगा। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और उसके पहले के जो राज्य है, अभी लेटेस्ट हरियाणा, वहां पर बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। हरियाणा में तो तीसरी बार किसी की सरकार ही नहीं बनी, इस बार सरकार बनी, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। बल्कि हरियाणा में बीजेपी की जो सेकंड टेन्योर, जो बीजेपी का सेकंड टेन्योर है, वो बैसाखियों वाला था। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के सहारे वो सरकार चली थी। हालांकि लास्ट में जाके गठबंधन तोड़ा और उसके बाद इंडिपेंडेंस ने मदद की। लेकिन जब चुनाव हुए तो बीजेपी के पक्ष में रुझान नतीजे गए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनी। अब बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो एरिया है, इस पे बीजेपी को अपना प्रभाव बढ़ाना है, ये उनकी हसरत है। और उनकी ये हसरत है कि पटना में मुख्यमंत्री आवास में कोई बीजेपी का आदमी बैठे, वो स्थिति उत्पन्न हो जाए। अब नीतीश कुमार के सहारे 2005 से बीजेपी चल रही है। बीच में 2 बार चाचा भतीजे के साथ मिले, भतीजा चाचा के साथ मिला, लेकिन फिर फाइनली वो जो 20 साल में 17-18 साल तो वो लगभग एनडीए के साथ ही रहे। इसलिए दिलचस्पी कई मायनों में बिहार के नतीजों को कई स्वरूप में देखना बहुत। तस्वीरों में शायद नजर आ रहा है, मीडिया भी वहां पर मौजूद है, राबड़ी देवी के आवास की बाहर की तस्वीर दिख रही है जी। ये आज अब हलचल थोड़ी नजर आ रही है। तस्वीरें दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद कोई मोमेंट है वहां पर, शायद कोई पहुंचा, इसलिए सारे मीडिया कर्मी वहां पर कार के पास जो है वो जाते हुए नजर आए। अब चूंकि जो बड़े नेता हैं, है ना, जो तेजस्वी के कोर टीम के नेता हैं, वो एक एक करके अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। 8 बजे से काउंटिंग, अब कुछ मिनट ही रह गए हैं और 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पहले बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होगी। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार के नतीजों को कई संदर्भ में देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक तो कि सरकार किसकी बनती है, एनडीए की या महागठबंधन की। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि 4 बार मतलब लगातार, मतलब नीतीश जी के लिए खास करके, और नीतीश अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो लगातार 20 साल के बाद अगर नीतीश कुमार बन रहे हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग अध्याय लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर एनडीए की सरकार बनती भी है तो बीजेपी को कितनी सीटें आई और जेडीयू को कितनी सीटें आई, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। इससे भी राजनीतिक समीकरण आने वाले 2, 4, 6, 8 महीने में आपको बनते बिगड़ते हुए दिखेंगे। और तीसरा कि आरजेडी पिछले 2 चुनाव में जो नंबर 1 की पार्टी थी, तेजस्वी बहुत एग्रेसिव थे, पिछले बार भी 74 मतलब नंबर 1 पार्टी थी, एक ही सीट ज्यादा थी बीजेपी से, लेकिन नंबर 1 थी कहने को। तो उसकी स्थिति क्या रहती है। और तेजस्वी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 में सरकार नहीं बना पाए, 2025 में भी नहीं बना पाएंगे तो उनके समर्थकों में उत्साह टूटेगा और फिर जो अगला चुनाव होगा 2030,
उसमें तेजस्वी के लिए मुश्किलें कई सारी खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इन तमाम पहलुओं के अलावा एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। नाम है पीके, प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी बनाई, रणनीतिकार रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के 2014 में पहली बार पीके का नाम आया चुनाव के बाद कि भाई मोदी जी का कैंपेन कौन संभाल रहा है, तो पीके है ना, पहली बार नाम लोगों ने सुना। उसके बाद कई राज्यों में गए और ये सब कुछ हुआ। कांग्रेस में भी जाना चाहते थे, या बात चल रही थी, बात बनी नहीं थी। अब वो नीतीश कुमार के सलाहकार बाद में बने, पार्टी ज्वाइन कर लिया। इस पर हम बात करेंगे सर। नालंदा से हमारे साथ नजर आ रहे हैं शायद रिपोर्टर इस वक्त, नालंदा से सौरभ कुमार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये पीटीआई पे बाइट अच्छा कोई बाइट आ रही है क्या पीटीआई पे तेजस्वी यादव की, या क्या? नहीं, ये पुरानी कोई बाइट होगी मुझे लगता है। बहरहाल सौरभ दिख रहे हैं सर, उनसे सवाल। सौरभ नालंदा से जुड़ गए, फ्रेम में दिखा दीजिए एक बार, सौरभ को दर्शन करवा दीजिए जी। सौरभ, आप नालंदा में हैं और नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है, गृह क्षेत्र है, 7 विधानसभा सीटें हैं वहां पर, और ये कहा जाता है, हालांकि 1-2 सीटें दूसरी पार्टियां लगातार जीतती रही है, बावजूद इसकी ये कहा जाता है कि आधिपत्य है, और नालंदा के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं। सबकी निगाहें इस बार भी नालंदा पे हैं। जरा बताइए क्या माहौल है, कहां पर हैं आप इस वक्त? देखिए, अभी नालंदा कॉलेज के ग्राउंड में है, जहाँ सभी 7 विधानसभा सीटों का मतगणना का काम शुरू होने वाला है। बस कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पे जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम है सभी को खोल दिया जाएगा, उसके बाद मतगणना के काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बात करें नालंदा विधानसभा क्षेत्र की, नालंदा जिले की, तो कह सकते हैं कि जब से बिहार में समता पार्टी का गठन हुआ था, तब से नालंदा नीतीश कुमार के गढ़ के रूप में देखा जा रहा है, और लगातार नालंदा में की जनता ने नीतीश कुमार को यहाँ की वो ताकत दी है, जिसके कारण वो बिहार की सेवा में जुटे रहे हैं। तो इस बार भी नालंदा पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है, खासकर नालंदा जिले के सभी 7 विधानसभा सीट है जिस पर लोगों की निगाहें टिकी है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार भी अगर नीतीश कुमार अपने यहाँ परचम लहरा पाते हैं या नहीं लहरा पाते, उसको देखने की बात होगी। तो कह सकते हैं कि नालंदा की पर सभी की निगाह है। जिले की कुल 7 विधानसभा सीट है, उन 7 विधानसभा सीट में पिछले बार के चुनाव में कहा जाए तो एनडीए ने यहाँ 6 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल की थी, वही 1 सीट इस्लामपुर जो कि राजद के खाते में गई थी। तो कह सकते हैं कि इस बार भी नालंदा पर सबों की निगाहें हैं। ठीक है। और राजश्री, ये जो सौरभ के बगल में जो तस्वीरें आप देख रही हैं, वो अनंत सिंह के घर पे जो मिठाई और सब्जी पूड़ी और वो सब बन रहा है, पकवान है ना, ये उसका है। ये बिल्कुल, ये सर शायद ये जो बाइट आप जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले, हाँ, ये अभी सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं गाड़ी में, पहुंच गए दफ्तर फाइनली 8 बजे से पहले। बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए, सरकार बना रहे हैं। अच्छा, ये अभी जब संजय से जब हम लोग बात कर रहे थे ना, लालू यादव राबड़ी देवी के घर के सामने थे, तो जो आप कह रही थी कि कोई आया है, हलचल थोड़ी तेज है, तो ये वही था, यानी कि कहीं से अपना वो पहुंचे हैं, तेजस्वी पहुंचे घर पे, तो ये वो बाइट। लेकिन ठीक है, मतलब जीत होगी और सबको बदलाव होगा, वो कहते हुए 3 मिनट बाकी रह गया है, 3 मिनट, महज 3 मिनट, और उसके बाद बिहार में अब की बार किसकी सरकार या अब की बार किसका बहार, ये इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। महज अब तो 3 से भी कम हो गया, 2.25 मिनट रह गए हैं जब ये शुरू हो जाएगा। जन स्वराज पर पीसीआर सौरभ को फ्री कर दीजिए ताकि वो अंदर जा सके और वहां पे काउंटिंग में की रिपोर्ट दे पाए। जन स्वराज पे राजश्री सबकी नजर होगी। पिछले 3 वर्षों से प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव में घूम रहे, संगठन खड़ा किया है, हर गांव में अपने कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार की है। अब ये देखना होगा कि जन स्वराज का ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट होता है। सोशल मीडिया में तो बहुत बज क्रिएट हुआ, मोर देन 50% एक वक्त था
ये तेजस्वी फिर कुछ कह रहे हैं, एक बार अप साउंड कर दीजिए। लोगों की जीत होने वाली है। बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए, सरकार बना रहे हैं। चलिए, कह रहे हैं कि जीत होगी और बदलाव होगा, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और मीडिया कर्मियों को कह रहे हैं कि आपको शुभकामनाएं। तो मैं प्रशांत किशोर का जिक्र इसलिए कर रहा था कि अगर वोट पड़े प्रशांत किशोर को तो सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह जा सकते हैं। प्रशांत किशोर जीते ना जीते, उनकी पार्टी, उनका कैंडिडेट जीते ना जीते, लेकिन अगर 10, 11, 12%, 8% के ऊपर अगर उनके कैंडिडेट्स को हर कंस्टिट्यूएंसी में अगर वोट मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये फिर जन स्वराज के कैंडिडेट तय करेंगे, और इसी के साथ जन स्वराज का भी भविष्य तय होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि थोड़ा बड़ बोले हैं प्रशांत किशोर, कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये कहा कि जनता दल यूनाइटेड को 25 सीटें भी नहीं आएंगी, और आई तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। कल से सोशल मीडिया पे ये वायरल पड़ा हुआ है कि प्रशांत किशोर अब आगे क्या करेंगे। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरे जहन में भी था, मैं आपसे थोड़ा पूछना चाह रही हूँ उस पर कि देखिए, जैसा कि आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, आपने जेडीयू का भी जिक्र किया, आपने बीजेपी जिस तरह से प्लानिंग के तहत काम करे उसका भी आपने जिक्र किया। हमने फिलहाल में जो चुनाव देखे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पर सीएम फेस को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। एकदम सरप्राइजिंग फेसेस रहे वो जब ऐलान हुआ उसके बाद, क्योंकि शुरुआत से बीजेपी किसी फेस को लेकर नहीं चल रही थी वहां पर। हरियाणा में शुरुआत में देखने को मिला, हालांकि उन्होंने उन्हें कंटिन्यू किया। जो ये वाला एक्सपेरिमेंट बीजेपी बिहार में कब कर सकती है, जब उनके पास सीट ज्यादा होगी, वरना नीतीश ही उनके पास एक चेहरा है। बिहार में आज की तारीख में बीजेपी माइनस नीतीश कुमार कुछ नहीं है। नीतीश कुमार, आप ये समझिए नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स MY समीकरण कहा जाता है कि ये मुस्लिम यादव जो है वो लालू यादव के साथ है नहीं है पता नहीं, है ना, ये कहा जाता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो फॉरवर्ड क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है, या जो पढ़े लिखे उस तरीके के जो अपर स्टेटा में जो लोग हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। जब रामविलास पासवान हुआ करते थे तो कहा जाता था कि दलित उनके साथ है। अब नीतीश कुमार आ गए तो कुर्मी और कोयरी ये उनके साथ एक समर्थन था, क्योंकि खुद कुर्मी जाति से आते हैं। अब उनकी जो आबादी है 3-4-5% के अंदर दोनों मिला के निपट जाती है। अब नीतीश कुमार अगर रूल कर रहे हैं तो बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने अपना एक वोट बैंक क्रिएट कर लिया। दलित में उन्होंने एक महादलित सेक्शन बना दिया, पिछड़ों में अति पिछड़ा एक सेक्शन बना दिया, मुस्लिमों में पासमानदा, यानी कि जो लोअर स्ट्रेटा है, जो अल्पसंख्यकों में, दलितों में और पिछड़ों में जो नीचे का जो सेक्शन है, नीतीश कुमार ने वो फौज और एक वोट बैंक के तौर पे अपने आप खड़ा कर लिया। और ये समझ जाइए कि 20-22% गिरते से गिरते 18%, 20-22% वोट शेयर के साथ नीतीश कुमार लालू यादव और रामविलास पासवान से मुकाबला करने चले आए। वो स्थिति आज भी बनी हुई है। ओबीसी यानी अति पिछड़ा, महादलित आज भी नीतीश कुमार के साथ चलता है। पासमानदा, हालांकि चूंकि ये जो रिसेंट में वक्फ बोर्ड और ये सब हुआ तो मुस्लिमों का वोट उनसे छिटका है, लेकिन इसके पहले तक मुस्लिमों में जो पासमानदा मुस्लिम है उनका वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है। इसलिए आज की तारीख में बीजेपी कल आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है संगठन के तौर पे, है ना, बूथ लेवल पे, लेकिन आज माइनस नीतीश बीजेपी के लिए चल पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, चलिए ये बड़ी ब्रेकिंग भी दर्शकों को बता देते हैं कि सबसे पहले बैलेट पोस्टर की गिनती, और ये बड़ी खबर इस वक्त ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो बिहार में वोटों की गिनती शुरू, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और पल पल की अपडेट लगातार आप INS 24/7 पर देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चर्चा भी इस पर हम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 8:30 बजे EVM खोली जाएगी। तो गिनती शुरू हो गई है बैलेट पेपर की, जैसा कि शिशिर रंजन जी लगातार बता रहे हैं कि पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, तो इसकी शुरुआत हो गई है। सर, तो ये पहले बैलेट पेपर्स के काउंटिंग होगी और उसके बाद फिर EVM। मैंने आपको बताया कि हर काउंटिंग सेंटर में हर विधानसभा के लिए 14 टेबल्स लगते हैं,
तो बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 14, फिर 15 से 28, इसी क्रम में काउंटिंग चलती रहती है। जब राउंड टेबल का हम जिक्र करते हैं, आप उसी की शायद बात करेंगे, एक राउंड में, हाँ, दूसरे राउंड में। हाँ, हर राउंड। तो पहला राउंड होगा ना, 14 टेबल्स लगते हैं, तो बूथ नंबर 1 का एक ईवीएम, उसकी एक ईवीएम मशीन हो गई, तो टेबल नंबर 1 पर बूथ नंबर 1 का आएगा, फिर 2 पे 2 का, 3 पे, ऐसे करके 14 टेबल्स होते हैं सारे विधानसभा में। और वो फिर कितने वहां पे पोलिंग स्टेशंस हैं उसके मुताबिक ये डिपेंड करता है। अमूमन बिहार चूंकि डेंस्ड पॉपुलेटेड है, तो तकरीबन 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में वोटर्स होते हैं एवरेज, कहीं थोड़ा ज्यादा हो जाए, कहीं 2.5 लाख भी हो जाते हैं, लेकिन चूंकि डेंस्ड पॉपुलेटेड है तो कुल मिलाकर के ये रहता है। मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है बिहार के संदर्भ में, मुझे लगता है कि 9:30 बजे 10 बजे तक एक तस्वीर आपको दिखने लगेगी। हालांकि इस बार कांटे की टक्कर है और पॉलिटिकल एनालिस्ट वो बताते हैं, और चूंकि हम लोगों ने बहुत ग्राउंड पे देखा है, तकरीबन 80 से 85 सीटें आउट ऑफ 243 ऐसी हैं जहां नेक टू नेक फाइट वाली हालत है, और यही 80-85 सीटें तय करेंगी कि अगली बार सरकार किसकी बन रही है। तो अब वहां पर आपको कई राउंड में दिखेगा कि बीजेपी या एनडीए आगे है, हो सकता है 2 राउंड के बाद आपको दिखे कि अब महागठबंधन आगे है, हो सकता है किसी राउंड में आपको दिखे कि इंडिपेंडेंट कहीं भारी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है, रोचक रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ये जो 80-85 सीटें हैं यही तय करेंगी कि कुल मिलाकर के बिहार में अगली सरकार किसकी बन रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि जन सुराज के कैंडिडेट को कितने वोट मिल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2-3-4 सीटें हैं जो फिंगर्स पर है, कोमरार की सीट है, एक रितेश है ना, ये 2-4 सीटें हैं जहां पर उनका इम्पैक्ट देखा और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। 243 सीटें हैं, कई वीवीआईपी सीटें हैं जिन पर भी हम चर्चा लगातार कर सकते हैं। खैर आगे भी लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।